अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़लस्तीन इशू। क्योंकि आज सब लोगों को पता है कि फ़लस्तीन पर पिछले कई सदियों से क्या ये जंग जारी है और फ़लस्तीन की जो मुसलमान है उसने अभी तक सुख का सांस नहीं लिया और इसराइल जो है दिन ब दिन क्या कर रहा है, उस पर अटैक्स कर रहा है और इलीगली क्या कर रहा है, उसको ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहा है और दिन ब दिन क्या कर रहा है और है अपनी हुदूद बढ़ा रहा है और मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि इसकी जो असल वजूहत है वो क्या है, इसकी तारीख के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फ़लस्तीन की जो शहर है ये तीन जो बड़े मज़ाहब है यानी मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड जूइश, वो क्या कर रहे हैं, इसको अपना मुकद्दस मकाम समझते हैं। सबसे पहले हम मुसलमान के बारे में पढ़ते हैं कि मुस्लिम्स के लिए ये जो फ़लस्तीन है या बैतुल मक़दस है ये क्यों क्या है, मुअज़्ज़ब है और मुक़द्दस है। इसमें क्या है, मस्जिदुल अक्सा जो है ये क्या है, ये मुसलमानों का किबला अव्वल है। सबसे पहले ये बात ज़रा आप समझ लें। दूसरा जो है, यहाँ से हज़रत मोहम्मद सल्लम मेराज के सफ़र पर क्या गए थे, मेराज के सफ़र पर गए थे और यहाँ पर तमाम जो अंबिया कराम थे उसकी क्या की थी, उसकी इमामत की थी। जो क्रिश्चियंस हैं वो कहते हैं कि क्या है, यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ से क्या किया था, जब यहूदी उसको सूली पर चढ़ा रहे थे तो अल्लाह पाक ने यहाँ से क्या किया, उसको आसमानों पर बुला लिया और यहाँ से बचा लिया और वापस कहाँ पर आएंगे, वापस यहाँ पर आएंगे। और उसका एक होली चर्च है जिसका नाम है होली चर्च ऑफ सुपल्चर, वो भी क्या है, वो भी फ़लस्तीन में मौजूद है। जो उसकी एक मुकद्दस इबादत गाह है, क्रिश्चियंस की चर्च है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। ज्यूइश क्या कह रहे हैं कि ये लैंड जो है फ़लस्तीन है ये हमारे लिए क्या है, मुकद्दस है और इसे वो कह रहे हैं कि जो हैकल सुलेमानी है वो क्या है, वो हमारी इबादत गाह है और जिसकी आगाज़ और जिसकी बुनियाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर क्या की, मुकम्मल की है। और चूंकि आजकल उसकी जो तामीर है वो मुकम्मल नहीं है तो वो उसको मुकम्मल करना चाहते हैं। क्या करेंगे, हम हैकल सुलेमानी क्या करें, उसको मुकम्मल करें। दूसरा वो कहते हैं ताबूती सकीना, कि वो किधर है, वो फ़लस्तीन में मौजूद है। चूंकि ये उससे क्या की थी, बाबल के जो बादशाह थे वो लेकर गए थे, तो ये कह रहे कि ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए बहुत क्या था, मुकद्दस था और ये हमारे लिए बहुत बाबरकत था। क्योंकि ज्यूस जब किधर भी जाते थे, जंग के लिए जाते थे, तो वो ये जो ताबूती सकीना था वो अपने लश्कर के सामने लेकर जाते थे और उसके अकीदे के मुताबिक उसको क्या, फतह मिल जाती थी। और जब से वो कह रहे कि यहाँ ये ताबूती सकीना यहूदियों को मिली थी तो यहाँ से उसकी मतलब बरकत वाले दिन शुरू हुए थे। तो वो कहते कि ये यहाँ पर है, हम इसको तलाश कर रही है, हमें यहाँ पर मिलेगा। दूसरा कहते कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब क्या किया था, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर ज़बह करना चाहा तो उसकी तैयारी भी यहाँ पर की और यहाँ पर उसको ज़बह करना चाहा, लेकिन अल्लाह ने क्या किया, उसको बचा लिया और जो दुम्बा था वो लाकर खड़ा कर दिया और वो ज़बह हो गया। तो इस वजूहत पर ये क्या कह रहे हैं कि ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक मुकद्दस जगह है। तो तीनों जो मज़ाहब है वो इस पर क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन शो करना चाहते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, मुकद्दस है। इसके बाद फ़लस्तीन की जो सरजमीन है उसकी तारीख के बारे में ज़रा बात करते हैं। फ़लस्तीन का जो लैंड था ये ओटोमन एम्पायर, जिसको हम क्या कहते हैं, सल्तनती ओस्मानिया, इसके कंट्रोल में था। और यहाँ पर तीन मज़ाहिब आबाद थे, जिस तरह मैंने बात की। यहाँ पर जो मुस्लिम्स थे वो 87% थे और जो क्रिश्चियंस थे वो 10% थे एंड जूइश जो थे वो ओनली 3% क्या थे, यहाँ पर मौजूद थे। और ये तीनों जो मज़ाहिब थे ये यहाँ पर पीसफुली क्या जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जब ओटोमन एम्पायर ने वर्ल्ड वॉर 1 में क्या किया,
जर्मनी के साथ मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट जंग में दाखिल हुए। तो ब्रिटिश जो था वो उस वक्त का मतलब सुपर पावर था। के दौरान ब्रिटिश मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ, मुख्तलिफ जो स्टेट्स थी उस वक्त की, उनके साथ एग्रीमेंट्स करना शुरू कर दिए कि क्या करें कि आप हमारे साथ जंग में क्या हो जाए, मिल जाए। हम आपको क्या देंगे, जंग के बाद आपको स्टेट देंगे, ये जगह आपको देंगे, हम आपको स्टेट्स तस्लीम करेंगे और ये चीजें आपको देंगे। तो इसी तरह एक एग्रीमेंट अमीर ऑफ मक्का हुसैन बिन अली, इसका नाम क्या था, हुसैन बिन अली, उसके साथ भी एक एग्रीमेंट किया इजिप्ट में कि क्या करें कि आप ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ क्या करें, बगावत करना शुरू कर दे, तो हमारे लिए जंग में जीतना क्या हो जाए, आसान हो जाएगा। और हम आपको इसके बदले क्या देंगे, एक स्टेट तस्लीम करेंगे और आपको फलस्तीन जो है वो आपको दे देंगे। अरब्स को कहा कि हम आपको फलस्तीन दे देंगे, ये आपका एक स्टेट हो जाएगा, आपके साथ हो जाएगा। तो इसी तरह वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त हो गया। तो ब्रिटिश ने क्या किया, ऑटोमन एम्पायर के जितने भी स्टेट्स थे, जितनी भी लैंड थी, तो क्या उस पर कब्जा कर लिया और कंट्रोल कर लिया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो ब्रिटिश ने 1916 में क्या किया, एक डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज की गई, डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज अंडर माइनर एशिया एग्रीमेंट, इसको साइक्स पिकेट एग्रीमेंट भी कहते हैं। 1916 में किया गया। जितने भी लैंड्स थी या टेरिटरी थी वो कंट्रोल में ली गई ऑटोमन एम्पायर की। तो उसकी एक डिमार्केशन हदबंदी की गई कि ये क्या इलाके क्या है, तो इसको हमने कंट्रोल कर लिया और ये हमारे पास है। और उसमें जो फलस्तीन था वो भी शामिल था। तो फलस्तीन को क्या, इसको एक इंटरनेशनल जोन करार दी थी कि एक इंटरनेशनल जोन होगा और उसको क्या नाम दिया गया, एलाइड कॉन्डोमिनियम, के एक इंटरनेशनल जोन होगा। तो इसी तरह फलस्तीन जो था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। तो उसने क्या किया, जूइश की उस वक्त की जो लीडर था उसका नाम है रोथिस चाइल्ड, आई थिंक उसका नाम है। तो उसको एक क्या किया, एक लेटर जारी किया कि हम आपको क्या करेंगे, हम आपको फलस्तीन में क्या करेंगे, आबाद करेंगे और आपको क्या देंगे, ये स्टेट हम आपको देंगे। इस जो डिक्लेरेशन को क्या कहते हैं, बालफोर डिक्लेरेशन। ये जो बालफोर डिक्लेरेशन था ये 1917 में किया गया। यहां से जो मसला था ये खराब हो गया था क्योंकि ब्रिटिश उस वक्त का सुपर पावर था और उसने ये डिक्लेरेशन किया, ये बात की किसको, ज्यूइश को, कि हम आपको ये स्टेट देंगे, ये फलस्तीन की जो जगह है हम आपको ये जगह देंगे। इसी तरह जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो जितने भी कंट्रीज थे उसने क्या किया कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि वो क्या करे, वो पीस को प्रमोट करे। जितने भी कंट्रीज है या स्टेट है उसके दरमियान क्या एक तनाज़ा जब आ जाए तो उसको क्या है, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि उसको हल करे। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हुई, बहुत से लोगों की जाने गई, माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। तो इस तरह नुकसान से बचने के लिए क्या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। 1920 में बनाया गया कि क्या ये क्या करेगा, ये टू प्रमोट पीस इन द वर्ल्ड, यानी अमन को क्या करेगा, फरोग देगा और अमन कायम करेगा। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना तो जो ब्रिटिश था उसने जो फिलिस्तीन का जो तनाज़ा था, मतलब ये जो इसने इंटरनेशनल जोन करार दिया था, उसका जो मसला था वो लीग ऑफ नेशन में लेके आ गए। तो लीग ऑफ नेशन ने क्या फैसला किया कि ये जो फलस्तीन है ये 25 ईयर्स के लिए किसके कंट्रोल में होगा, ब्रिटिश कंट्रोल में होगा। मतलब ये ब्रिटिश का इलाका होगा, ब्रिटिश को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, इसकी कॉलोनी होगी। बाकी मतलब देखा जाएगा 25 साल के बाद कि फिर क्या होगा। मतलब यहां तक जो फलस्तीन था ये ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया और ये ब्रिटिश ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, दूसरी जंग अजीम जब हुई, तो उसमें क्या था, जर्मनी का जो लीडर था वो क्या था, वो था हिटलर। तो हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान क्या किया, बहुत से ज्यूस को क्या किया, मारा गया। जितने भी जहां पर भी थे
ख़ुसूसन फ़लस्तीन में जो ज्यूस आबाद थे उसको मारा गया। तकरीबन 67 या 65% जो ज्यूस थे उसको मारा गया, किल किया। किसने? हिटलर ने। और जो वाक़या का क्या कहते हैं? होलोकास्ट। होलोकास्ट के नाम से ये वाक़या मशहूर है। और जो बाकी थे और जो बाकी बच गए फ़लस्तीन में, वो ब्रिटिश चले गए। उधर क्या हो गए? उधर आबाद हो गए और ये इलाका क्या इधर छोड़ दिया। इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, क्योंकि दूसरी जंग अज़ीम जारी थी, और जब ये वर्ल्ड वॉर 2 क्या हुआ? ख़त्म हुआ, तो उसके बाद जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक इदारा बनाया गया था लीग ऑफ नेशन, तो उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई और जो लीग ऑफ नेशन था वो फेल हो गया। मतलब पीस प्रमोट करने में वो नाकाम हुआ। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या किया? एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया इंटरनेशनल, जिसका नाम क्या था? यूनाइटेड नेशन, जो आज तक क्या है? जारी है। और वो भी क्या है? मुकम्मल तौर पर क्या है? फेल है, लेकिन सिर्फ क्या है? एक नाम का इदारा बन चुका है। जिस तरह लीग ऑफ नेशन फेल था पीस को प्रमोट करने में, इसी तरह यूनाइटेड नेशन भी क्या है? फेल है टू प्रमोट द पीस इन द वर्ल्ड। उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो फेल है, उसको अचीव करने में फेल है। क्योंकि दुनिया में अमन कहां पर है? कश्मीर का मसला इसने नहीं हल किया, अफगानिस्तान का मसला इसने हल नहीं किया, बर्मा का मसला इसने हल नहीं किया, अभी यूक्रेन का मसला इसने हल नहीं किया, फलस्तीन का मसला इसने हल नहीं किया। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में नाकाम हो गया। तो ये इदारा भी क्या है? लीग ऑफ नेशन की तरह क्या है? नाकाम है, फेल है, लेकिन सिर्फ एक अभी नाम का एक इदारा रह रहा है। तो यूनाइटेड नेशन जब 1945 में बना, तो ब्रिटिश ने 1948 में क्या किया? जो कंट्रोल था फलस्तीन पर उसको गिव अवे कर लिया कि हम इसको क्या कर रहे हैं? छोड़ते हैं। और 1948 में ये जो इशू था, ये जो मसला था, ये यूनाइटेड नेशन में उठाया गया कि आप क्या करें? आप इस मसले का हल निकालें, हमारा जो इस पर कंट्रोल है वो हम इसको क्या करते हैं? हम इसको छोड़ रहे हैं। आज के बाद हमारे इस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। आप जो यूनाइटेड नेशन को कहा कि आप इस मसले का हल निकालें, तो यूनाइटेड नेशन ने 1948 में क्या किया? इसको 2 स्टेट पॉलिसी के तहत क्या किया? डिवाइड किया गया। इसको कहते हैं 181 रेजोल्यूशन। इसके तहत क्या किया? 2 स्टेट पॉलिसी, मतलब क्या है? फलस्तीन में 2 स्टेट होंगे, एक इसराइल होगा और एक फलस्तीन होगा। तो उसका जो मैप है वो इस तरह बनाया गया। ये यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन थी, इसके मुताबिक ये मैप इस तरह था। ये जो इलाके थे, ये ज्यूइश स्टेट थे। क्या थे? यहूदियों के क्या थे? स्टेट थे, मतलब इसराइल। और ये जो सारा इलाका है ये क्या था? ये फलस्तीन था। और इसमें जो बैतुल मक़दस था उसको यूनाइटेड नेशन ने अपने कंट्रोल में ले लिया। क्या है? ये हमारे कंट्रोल में होगा, क्योंकि मसले का हल जो है यही है, क्योंकि सबसे जो बड़ी तनाज़ा या मसला चल रहा है वो इस बैतुल मक़दस पर चल रहा है। तो इसको यूनाइटेड नेशन ने अपने कंट्रोल में ले लिया और इस तरह ये फैसला कर दिया, स्टेट को डिवाइड किया गया। जब ये फैसला किया गया तो उसके खिलाफ क्या? अरब जो थी उसने उसके खिलाफ क्या? आवाज उठाना शुरू कर दिया कि ये जो फैसला है इसको हम नहीं मानते, क्योंकि फलस्तीन की जो लैंड है वो क्या है? वो सिर्फ मुसलमानों की है और इस पर सिर्फ मुसलमानों को क्या हक है कि वो एक स्टेट बनाए, और यहां पर यहूदियों की जो स्टेट है वो हम नहीं मानते। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने उसकी बात नहीं मानी। तो क्या किया गया? तो अरब ने इसराइल पर अटैक कर लिया और यहां से क्या हुआ? अरब और इसराइल की क्या अटैक्स होना शुरू हो गई। सबसे पहले जो अटैक किया गया वो जब ब्रिटिश ने और अमेरिका ने क्या किया? इसराइल को एज ए स्टेट तस्लीम कर लिया कि ये क्या है? ये एक स्टेट है। तो जो अरब था उसने इसराइल पर अटैक्स कर दिया कि क्या है? हम इसको नहीं मानते, और उस पर अटैक किया कि हम क्या करेंगे? इधर क्या करेंगे? जंग करेंगे, और जंग के जरिए क्या करेंगे? हम इसी फलस्तीन वापस लेंगे। तो जब जंग हुआ तो अरब को क्या इस जंग में बहुत बड़ा शिकस्त हो गया। शिकस्त होने की वजह, सबसे जो बड़ी वजह थी वो क्या थी? क्योंकि इसराइल के पीछे ब्रिटिश उस वक्त का सुपर पावर था और अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा था। जो अमेरिका भी उस वक्त एक मजबूत कंट्री थी, वो उसको सपोर्ट कर रही थी। तो क्या किया?
तो अरब ने 1967 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है PLO, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अरब ने कहा कि हम अकेले के साथ नहीं लड़ सकते, तो क्या करेंगे, हम एक लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ जो अरब कंट्रीज थी उसका एक मिलिटेंट विंग्स था, ये बनाया गया कि हम क्या करेंगे, हम अब इसराइल के खिलाफ क्या करेंगे, जंग करेंगे। और 1967 में ये दूसरी बार जंग किया, अटैक कर लिया। लेकिन सेम सिचुएशन क्या हुआ, अरब फिर शिकस्त क्या गया और उसमें जो नुकसान हो गया वो मुसलमानों का हो गया। इसराइल ने और भी टेरिटरी जो थी वो कैप्चर कर ली, कब्जे में ले ली। और उसके बाद 1967 वार के बाद जो अरब का जो फलस्तीन का नक्शा था वो कुछ इस तरह हो गया। मतलब सिर्फ ये जो इलाका था ये फलस्तीन का हो गया, फलस्तीन के साथ, जिसको कहते हैं वेस्ट बैंक फलस्तीन। और इधर इसको कहते हैं गजा स्ट्राइप्स, यानी गजा की पट्टी, जब उसको हम बोलते हैं कि जहां पर आज भी क्या है ये जंग जारी है। और ये जो सारा इलाका था ये इसराइल के कंट्रोल में आ गया और इसराइल ने ये सारा जो इलाका था ये कब्जा कर लिया। तो इस जंग के बाद अरब फिर भी आराम से ना बैठा और 1973 में क्या किया, तीसरा जो अटैक कर लिया वो 1973 में कर लिया इसराइल पर। एंड अगेन द सेम सिचुएशन, क्या किया, फिर भी अरब को शिकस्त हो गया और वो इसराइल को क्या शिकस्त ना दे सकी, नाकाम हो सकी। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि इसकी जो बड़ी वजह थी वो ब्रिटिश एंड अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा था, तो वो फिर नाकाम हो गए। तो इस तीसरी जंग के बाद अरब को ये बात समझ में आ गई और अरब ने यह समझा कि क्या है, हम इसको जंग के जरिए नहीं हरा सकते। हम क्या करते हैं, हम अपनी पॉलिसीज को चेंज करते, रिकॉन्सिलिएशन इख्तियार करते हैं। मतलब जंग के जरिए नहीं, मिल बैठकर इस मसले का हल निकालते हैं। क्योंकि जंग के जरिए हम क्या अगेन एंड अगेन क्या कर रहे हैं, नुकसान उठा रहे हैं। और इसराइल और भी जो टेरिटरी है वो कैप्चर कर रहा है, और भी टेरिटरी कैप्चर कर लेता है और मुसलमानों की खून भी उधर बह जाता है, तो नुकसान हो जाता है। तो हम मिल बैठकर क्या करते हैं, बात करते हैं। तो इसी तनाजुर में 1993 में, इधर लिखते हैं 1993 में एक एग्रीमेंट किया जिसको कहते हैं ओस्लो एकॉर्ड। इसराइल के साथ एक एग्रीमेंट किया गया कि क्या करें, हम आपको एक स्टेट मानते हैं, हम आपको स्टेट तस्लीम करते हैं, लेकिन क्या करें, जो आप 181 रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन का है उस पर आप अमल करें। जितनी भी टेरिटरी आपने कैप्चर की वो आप छोड़ दें, फलस्तीन के हवाले कर दें, तो क्या करें, हमारा ये मसला हल हो जाएगा और हम आप पर अटैक्स नहीं कर रहे, और हम आप पर अटैक्स नहीं करेंगे। लेकिन ये जो फलस्तीन की जो टेरिटरी आपने कैप्चर कर लिए वो आप उसको वापस कर दें और उसको भी एक स्टेट तस्लीम कर लें। चूंकि ओस्लो एकॉर्ड में कुछ और भी टर्म एंड कंडीशन रखी गई थी, फलस्तीन की तरफ से भी, यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी, वो जो PLO था फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसकी तरफ से भी, तो उसकी जो टर्म एंड कंडीशन थी वो नहीं मानेगी। तो ओस्लो एकॉर्ड जो था वो फेल हो गया, नाकाम हो गया और फलस्तीन का जो मसला था वो फिर भी हल नहीं हो सका और मसले का मसला रह गया। जब फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी अरब कंट्रीज ने क्या किया, उसके साथ एक ओस्लो एकॉर्ड कर दिया, तो जो फलस्तीनियन थे उसने कहा कि नहीं, हम अपने हक के लिए क्या करेंगे, उठेंगे, लड़ेंगे। तो वहां पर एक मिलिटेंट विंग्स बना जिसका नाम था हमास, जो आजकल क्या है, लड़ रहा है फलस्तीन की राइट्स के लिए। क्योंकि उसको पता चल रहा था कि जो हमारे राइट्स के लिए लड़ रहा था वो तो बस अभी खामोश हो गया, हार मान गया, लेकिन हम क्या करेंगे, ये हम लड़ेंगे। ये 1987 में कायम किया गया और उसका भी जो मिशन था कि हम क्या करेंगे, हम फलस्तीन को इसराइल से क्या करेंगे, आजाद करेंगे। एंड 2005 में क्या किया, इसने इलेक्शन में भी हिस्सा ले लिया और क्या किया गया, इलेक्शन जीत गया। लेकिन उसकी जो फलस्तीन की जो दूसरी पार्टी थी जिसका नाम था फतह, उसके साथ एक कोएलिशन गवर्नमेंट बना लिया। क्योंकि फतह जो था ये एक ऐसी पार्टी थी
जो जंगजू नहीं थी, क्योंकि हमास जो था ये एक जंगजू तंजीम था और ये जो फतह जो पार्टी थी इसका नजरिया था कि नहीं, हम रिकॉन्फिगरेशन से बातचीत करेंगे और मसले का जो है हम प्रोटेस्ट करेंगे, यूनाइटेड नेशन पर जाएंगे, इधर जाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, जंग नहीं करेंगे, क्योंकि जंग से इस मसले का हल नहीं निकल सकता। तो इस दोनों के दरमियान जो तनाज़ा आ गया और इधर एक सिविल वार भी हो गई इस दोनों के दरमियान। तो फिर क्या हुआ, जब सिविल वार हो गया तो फलस्तीन के जो दो पार्ट्स थे, ये वेस्ट बैंक, इस पर जो कंट्रोल था ये फतह पार्टी का गया और यहां पर जो कंट्रोल था वो हमास का। अभी तक यहां पर जो कंट्रोल है ये हमास का है और यहां पर वेस्ट बैंक पर जो फलस्तीनी है वो फतह पार्टी से। ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ प्रोटेस्ट करते, एहतजाज करते पीसफुली, मतलब क्या करते हैं, इस मसले का हल निकालना चाहते हैं। लेकिन हमास इस तरह नहीं है। हमास जब बना तो इस पर इसराइल ने अटैक्स करना शुरू कर दिए, इसराइल ने इस पर अटैक्स करना शुरू कर दिए, काउंटर अटैक हमास ने भी उस पर अटैक्स करना शुरू कर दिए। लेकिन जब 2000 में क्या हुआ, 2000 में जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर था वो मस्जिद अल-अक्सा आ गया और वो पर क्या किया, उसको कैप्चर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उसके साथ अपने साथ बहुत सारी आर्मी भी लेके आ गए और उसको कैप्चर करना चाहा। तो जो फलस्तीनी थे उसने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि नहीं, हम क्या करें, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारी क्या है, हमारी टेरिटरी है और हमारी क्या है, हमारी एक मुकद्दस मस्जिद है। तो इसराइल ने क्या किया, उस प्रोटेस्टेंट्स पर, जो फलस्तीन के प्रोटेस्टेंट्स थे, एहतजाज कर रहे थे, उस पर अटैक्स कर लिया और बहुत से लोगों को क्या वो उधर शहीद किया गया। तो उसके बाद कुछ बड़े क्लेशेस आना शुरू हो गए, जिसमें 2008 में एक क्लेश आ गया, 2012 में, 2014 में, 2021 में एंड रिसेंटली जो क्लेश चल रहा है वो 2023, यानी रिसेंटली भी एक बहुत बड़ी क्लेश चल रही थी। और दूसरी जो उसमें बड़ी वजह थी, 2017 में आई थिंक जो अमेरिका था, यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट थी आई थिंक, उसने जो बैतुल मकदस है इसको इसराइल का क्या कैपिटल तस्लीम कर दिया। क्या इसराइल का कैपिटल है। तो उसके बाद भी बड़े क्लेशेस आना शुरू हो गए और रिसेंटली अभी जो क्लेश चल रही है ये 2023 की, जिसमें बेगुनाह मुसलमानों का और सिविलियंस का खासकर खून बहाया जा रहा है और किसी भी ह्यूमन राइट्स या इंटरनेशनल लॉ को नहीं देखा जा रहा है, उसकी वायलेशंस की जा रही है। और यूनाइटेड नेशन जो या मुख्तलिफ और भी जो कंट्रीज है वो कह रहे कि यहाँ पर अटैक किसने कर लिया, पहले अटैक किसने कर लिया, हमास ने कर लिया। इसराइल ने तो काउंटर अटैक किया है, लेकिन कोई भी हिस्ट्री को नहीं देख रहा, कोई भी नहीं देख रहा कि क्या इसराइल सदियों से फलस्तीनों पर क्या जुल्म कर रहा है, उसकी टेरिटरी कैप्चर की हुई है, उस पर जुल्म किया जा रहा है, उस पर अटैक्स किया जा रहे हैं और सदियों से ये मसला जो है ये हल नहीं हो रहा। तो जब मसला नहीं हल होगा तो मसला क्या होगा, पेचीदा होगा और इसी तरह क्या होंगे, अटैक्स होंगे, जंग होंगे। क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है इस बात पर क्या है, खामोश है। उसने जो रिजोल्यूशन पास किया हुआ है उस पर कोई क्या है, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं है, अमल दरामद नहीं है। ओआईसी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो इस्लामिक कोऑपरेशन बनाया गया है, वो सिर्फ नाम के लिए बनाया गया है, उस मसले का कोई हल नहीं निकल रहा। ना जो इस्लामिक कंट्रीज है वो इसके खिलाफ क्या कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ मुजम्मत कर रहे हैं। कोई भी कंट्री क्या कर रहे हैं, मुजम्मत नहीं कर रही। अब अगर आप जरा उसको देख ले, ईरान को, वो कह रहे कि आप क्या करें, इसराइल को मैं आपको अटैक करूंगा, आप इधर अटैक ना करें, अटैक्स ना करें, बमबारी ना करें, वो कर लेते हैं। फिर कहते हैं कि नहीं, आप इस तरह करें कि अस्पताल और सिविलियंस आप अटैक ना करें, मैं आपको काउंटर अटैक कर लूंगा। उसने हॉस्पिटल पर भी अटैक कर लिया, बेगुनाह मुसलमान जो थे वो शहीद हो गए, जमीनी हमला भी कर लिया। तो ईरान ने क्या किया, सिर्फ क्या कर रहे, बातों से उसको और भी क्या कर रहे, वो जो हम कहते हैं उसको उगला रहे हैं, उसको और भी गर्म कर रहे हैं। जिस तरह दो बंदों के दरमियान जंग हो ना, और हम कहते हैं कि छुरी मत उठाओ, तो हम इसको इशारा दे रहे कि छुरी उठाओ। तो ईरान का जो रोल है वो इस तरह है। पाकिस्तान जो स्पेशली वो क्या है, वो खामोश तमाशाई बैठा हुआ है, इस तरह बैठा हुआ कि वो उसको ना कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है। और भी जो अरब कंट्री है, सऊदी अरब को आप देख लो, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, बयान देता है कि इसको बंद करें, लेकिन उसके लिए कोई कोशिश या कोई इकदाम नहीं कर।
तो जब मसला हल नहीं होगा तो उसी तरह क्या होंगे, अटैक्स होंगे और इसी तरह बेगुनाह मुसलमानों का खून बहेगा। क्योंकि जो इदारे बने हैं अमन पीस को प्रमोट करने के लिए, अमन को प्रमोट करने के लिए, किसी तनाज़े को हल करने के लिए, वो हल ना कर सके और बात ना बन सके तो फिर क्या होगा, जंग तो होगा फिर। क्योंकि आखिरी जो मसले का हल होता है वो जंग ही होता है। तो आखिर में उम्मती मुस्लिमा से और जो मुस्लिम कंट्री से एक अपील है कि काइंडली आप क्या करें, आप उसके लिए क्या कि मुज़म्मत के बजाय आप मुज़ाहमत करें और जो फ़लस्तीनियों की मसला है वो हल करने की कोशिश करें।